द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत। न्यू वर्ड्स, एब्सोल्यूटिस्ट, literally a government or system of rule that has no restraint on the power exercised। ये एक ऐसी सरकार या ऐसी व्यवस्था या ऐसा शासन होता है जो जिस पर कोई रोक टोक नहीं होता है और वो निर्बाध रूप से अपनी शक्तियों का ये उपयोग करते हैं। इन हिस्ट्री द टर्म रिफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज, मिलिटराइज एंड रिप्रेसिव। आप इतिहास में इसे राजतंत्र के शासन के रूप में या सरकार के रूप में देख सकते हैं जो केंद्रित शक्तियां होती थी, सेना के द्वारा प्रभावित होती थी और दमनकारी होती थी। यूटोपियन, a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist। यूटोपियन एक विज़न है, एक नज़रिया है हमारे समाज के लिए जो बहुत ही आदर्शों से पूर्ण है लेकिन वास्तव में यह है नहीं। In 1848, Frédéric Choriot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them। 1848 में फ्रेडरिक शोरियो, जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स या 4 पेंटिंग का इनका सीरीज था जो जिसमें इन्होंने अपने सपने को जो संसार के लिए था प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्य के रूप में, जैसा कि उन्होंने इसे पुकारा है इसी नाम से। द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 of the series shows the people of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homage to Statue of Liberty as they pass by it। पहली पेंटिंग में इन्होंने एक श्रृंखला दिखाई है जिसमें लोग हैं यूरोप के और अमेरिका के, उसमें औरतें हैं, आदमी हैं और सभी एज के लोग हैं, सभी सामाजिक वर्गों के हैं जो कि एक लंबी चेन बन के चल रहे हैं और वो सम्मान दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जैसे जैसे वे वहाँ से गुजरते हैं। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम of the French Revolution personified liberty as a female figure। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in the other। वो जैसा कि आप जानते हैं, आप याद करेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय जो उन्होंने स्वतंत्रता की देवी के रूप में उन्होंने फीमेल फिगर को लिया था, तो उनके हाथ में ये एक हाथ में मशाल है जो कि ज्ञान का प्रकाश है और दूसरे हाथ में वो संविधान को लेकर हैं जो कि इंसानों के लिए है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द सैटर्ड रिमेन्स ऑफ द सिंबल ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। और ये जो इनका जमीन पर आप देखेंगे सामने पड़े हुए हैं वो एब्सोल्यूटिस्ट जो अतिवादी, जो तानाशाही समाज का या शासन का जो हिस्सा था वो राजतंत्र था, उसके टुकड़े जमीन पर बिखरे पड़े हैं। जैसे आप देखेंगे सिंहासन है, मुकुट है या और भी चीज़ें जो कि राजतंत्र का एक स्वरूप हुआ करता था। इन सोरियोज utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume। इस सोरियो के यूटोपियन विजन के हिसाब से जो लोग थे संसार में वो एक अलग राष्ट्र के रूप में पहचाने जा रहे थे अपने झंडों के माध्यम से और अपने राष्ट्रीय ड्रेस के माध्यम से।
Leading the procession, they pass the Statue of Liberty are the United States and Switzerland. और इसको लीड कौन कर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्जरलैंड। और इसी के बाद विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, और जो कि पहले ही नेशन स्टेट थे। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राइकलर। आप फ्रांस को क्रांतिकारी ट्राइकलर या तिरंगे के रूप में पहचान सकते हैं। है जस्ट रिच्ड द स्टैचू, और वो स्टैचू के पास बस पहुंच ही रहा है। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी वेयरिंग ब्लैक, रेड एंड गोल्ड फ्लैग। और इसके बाद आप देखेंगे जर्मनी जो कि अपने काले, लाल और सुनहले कलर के झंडे के साथ है। Interestingly, at the time when Soryu created this image, the German peoples did not yet exist as a united nation. सबसे मज़ेदार बात ये है कि इस समय जो सोर्यू ने ये पेंटिंग बनाया था, उस समय जर्मन लोगों के पास अभी तक कोई भी संयुक्त राष्ट्र के रूप में, कोई संस्था के रूप में ये नहीं थे। द flag they carry is an expression of liberal hopes 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation state under a democratic constitution। ये बता रहे हैं कि ये जो झंडा है ये जर्मन लोगों का एक अपना एक संयुक्त राज्य के रूप में, जो कि एक्सप्रेशन है हमारे स्वतंत्रता की आशाओं के रूप में 1848 में, जो कि अनगिनत जर्मन राज्यों को, जो जर्मन बोलने वाले हैं, जर्मन बोलने वाले राज्यों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंदर ले आना है। Following the German peoples are the peoples of Austria, Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary and Russia। और यहाँ पर आप देखेंगे इन्हीं जर्मन लोगों के पीछे ऑस्ट्रिया, टू सिसिल्स, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रशिया के लोग हैं। फ्रॉम द हेवेंस अबव Christ, saints and angels gaze upon the scene। और ये सारी चीज़ों को ऊपर आसमान से जीसस क्राइस्ट, संत लोग, देवदूत एक टकटकी लगाकर इस दृश्य को देख रहे हैं। They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world। और वे इस के भाईचारा के, इन राज्यों के, इन देशों के भाईचारे के प्रतीक के रूप में इस संसार में दिख रहे हैं। दिस चैप्टर डील विथ मेनी ऑफ इश्यूज विजुअलाइज्ड बाय सोर्यू। इन फिगर 1, ड्यूरिंग द 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ऐसे बहुत से मुद्दों पर जो कि सोर्यू ने दिखाए हैं, और 19वीं शताब्दी के बीच में जो राष्ट्रवाद था उसने कैसे परिवर्तन और पूरे आमूलचूल या पूरे बदल देने वाले परिवर्तनों को ले आया, राजनीतिक रूप में, मानसिक रूप में, यूरोप के संसार में। The end result of these changes was the emergence of the nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe। और इसका क्या हुआ कि इसका परिणाम कुछ परिवर्तन लेके आया। वो ये थे कि जो नेशन स्टेट थे वो मल्टीनेशन जो वंशवाद का साम्राज्य था यूरोप में, उसका ये अंत लेके आया। द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट, और ये जो विचार और ये जो कार्य आए आधुनिक राज्य में या देश में, इन विच सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज सॉवरेन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी हैड बीन डेवलपिंग
ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप। और ये जो मॉडर्न स्टेट थे ये पुराने ख्यालों के या पुराने राजतंत्र की व्यवस्था से अलग हटके थे, जो कि एक लंबे समय से चला आ रहा था। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history और डिसेंट। ये जो चीज़ें थी जिसमें कि आप नागरिक और शासक में एक अलग पन था, ऐसा कुछ नहीं था, और एक आम परिचय इतिहास ने शेयर किया जो कि उत्तराधिकार से हट के था। दिस commonness did not exist from time immemorial. It was forged through struggle, through the action of leaders and the common people. लेकिन ये कॉमननेस पहले नहीं था, ये आसानी से मिला नहीं, ये हमारे संघर्ष से, हमारे प्रयास से, हमारे नेताओं के एक्शन से या आम आदमी के संघर्षों के माध्यम से ही हमने इस शक्तियों को पाया है। दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेसेस थ्रू विच नेशंस, स्टेट एंड नेशनलिज्म केम इनटू बीइंग 19th सेंचुरी यूरोप। और इस चैप्टर में हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के प्रक्रियाओं को कि जिसके माध्यम से ये जो राष्ट्र थे या राज्य थे वो राष्ट्रवाद के माध्यम से 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्या क्या बदलाव देखे।